इसमें जो ज़्यादा दिक्कत करने वाले लोग, वो लोग जो दूसरों को उकसा रहे हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई एजिटेशन की शक्ल बन जाए, वो लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि उनकी प्रॉपर्टीज की गिनती हो जाए। इतनी गवर्नमेंट ने एफर्ट्स की हैं टैक्स को इम्पोज करने के बाद लोगों को, जनता को समझाने में, जनता में विषय लेके जाने में, उससे अगर आधी भी एफर्ट जो है वो टैक्स इम्पोज करने से पहले कर दी होती तो ये जो संशय की जो है स्थिति बनी हुई है ये नहीं होती। लोगों में क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होती और एसओ आने का लोग जो है सारे के सारे स्वागत करते। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि जो भी चीज़ें अच्छी हुई हैं बाकी जगह पे और जो जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू हो रही हैं 2019 के बाद, अ, उनको लागू तो किया जाता है, लेकिन धरातल के ऊपर उनकी क्या ऑब्जेक्शंस हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, लोगों की क्या एस्पिरेशंस है जो कि मीट नहीं होती, उसके बारे में पहले सोचा नहीं जाता। एक कंपनीज को हायर करना, आउटसोर्स करना एग्जाम्स के पेपर को, दिस इज बाय इटसेल्फ ए फ्रॉड। आई एम ऑफ द व्यू कि ये जितनी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज हायर की जाती हैं, खासकर सिलेक्शन प्रोसेस में, खासकर पेपर सेटिंग प्रोसेस में, पेपर चेकिंग प्रोसेस में, की बनाने की प्रोसेस में, ये सारा सिस्टम ही फ्रॉड है। आज अगर राहुल गांधी इस तरह का बयान देने के बाद भी खुले घूम रहे हैं, ये क्या इंडिकेशन नहीं है कि खुली आज़ादी है, आप कुछ भी बोलो? अगर राहुल गांधी जी भारत की जगह पाकिस्तान में पैदा हुए होते और सोचते कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ या पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के खिलाफ इस तरह के बयान दें और उसके बाद खुले घूमें, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। कांग्रेस का कंपटीशन जो है वो राहुल गांधी के साथ है। ही इज एनफ टू डिफीट कांग्रेस एनीवेयर। पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम करना और ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का काम करना जो है उसमें फ़र्क होता है। आज के दिन में कहने को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कहने को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंटर की है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन बावजूद इसके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी कार्य प्रणाली और पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कार्य प्रणाली में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में आएगी, ऐसी हमारे को उम्मीद से ज़्यादा है। दैट इज़ व्हाट वी हैव वर्कड फॉर एंड व्हाट वी हैव वर्कड आउट आल्सो। वी डोंट गो विद ए फेस, प्री डिक्लेयर्ड फेस कि ये हमारा फेस है चीफ मिनिस्टर। ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी फॉलो नहीं करती है। जो पार्टीज जो हैं वो व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष चलाते हैं, उनमें चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वो उसी एक या दो बंदों के बीच में से होगा। बट द पार्टीज विच आर रन बाई आइडियोलॉजी, नॉट बाई द पर्सनैलिटीज, विच आर रन बाई आइडियोलॉजी, उसमें चीफ मिनिस्टर की सिलेक्शन की एक अलग से प्रक्रिया होती है। 2023 और 2024 अब इलेक्शंस का साल रहने वाला है। और अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो 2023 में ये उम्मीद की जा रही है कि शायद विधानसभा के यहाँ पे चुनाव हो सकते हैं। और इस वर्ष के अंत तक अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन भी पेंडिंग है, वो भी किए जाने की पूरी संभावना है। 2024 में भी लोकसभा के चुनाव हैं। तो इस बीच में अगर असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, किस तरह की भाजपा की जो तैयारियां हैं और किस तरह से ये साल रहने वाला है, इसको लेकर हम अभी बातचीत करेंगे। लेकिन एक और मुद्दा जो इस समय प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आ रहा है, जिसमें कि विपक्ष ने कई तरह के इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इन सब पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ सीनियर एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी हैं। सर, सबसे पहले सर आपका स्वागत। नमस्कार। एक तो ये बताया जा रहा है कि इस साल बहुत सारे इलेक्शंस भी हैं, विधानसभा के इलेक्शन की संभावना भी बताई जा रही है, लेकिन एक प्रॉपर्टी टैक्स का इशू भी बीच में आया है। तो कहीं ऐसा लगता है कि एक मुद्दा जो है वो विपक्ष को मिल गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसकी इम्पोजिशन कोई ऐसा मुद्दा है कि जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई फिक्र करने की ज़रूरत है, या गवर्नमेंट जो है उसको कोई आप समझते हैं कि कटघरे में खड़ा हो जाएगी। वैसा नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स क्या खाली जम्मू कश्मीर में लगा है? पूरे देश में प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता है। और प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, एक तो लोगों को ये लगता है कि पता नहीं कितना प्रॉपर्टी टैक्स हो जाएगा। जो रेट स्लैब्स गवर्नमेंट की साइड से आए हैं उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी गांधीनगर में भी है तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स एनुअल जो है वो तकरीबन 7-8 हज़ार या 10 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं जा रहा है। तो अगर आप उसको दिनों के हिसाब से करिए तो एक दिन में जो है 20-25 रुपये जो है दिन के हिसाब से जो है प्रॉपर्टी टैक्स में दिया जाता है।
दूसरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि जम्मू म्यूनिसिपैलिटी जो है वो उतना बढ़िया काम क्यों नहीं कर पा रही जितनी बाकी पूरे देश में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो है वो काम करती हैं। अगर आप मुंबई में चले जाएं या दिल्ली में चले जाएं, पुणे, चंडीगढ़, तो म्यूनिसिपल, इंदौर तो खैर सबसे टॉप पे है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो काम करती हैं वो इस तरह बेहतर काम है कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी ही जो है वो इतनी आसानी से है और कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अब जब से ये नया सिस्टम बना है तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन पैसा नहीं है। अब पैसे के लिए डिपेंडेंसी है कि वो गवर्नमेंट से जो है वो ग्रांट्स आएंगी तो पैसे जो है वो इस्तेमाल होंगे लोगों की भलाई के लिए। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स में पैसा आएगा ये वापस लोगों को जाएगा। देखिए, ये गवर्नमेंट खर्च जो करेगी वो वापस गवर्नमेंट जो है वो लोकल बॉडीज के थ्रू जो है वो लोगों के ऊपर ही खर्च करेगी। तो हमारा पैसा हमारे को वापस ही आना है। एक वेलफेयर मेजर्स के तौर के ऊपर जो काम किए जाएंगे उसको लेने के बाद जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनकी तरफ से जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग स्वागत करते हैं। देखिए, दिक्कत कहाँ से आ रही है जो मुझे समझ आती है, दिक्कत प्रॉपर्टी टैक्स देने में नहीं है। कुछ हजार रुपया या कुछ 100 रुपये जो है प्रॉपर्टी टैक्स देने में किसी को कोई बड़ा एतराज़ नहीं है। दिक्कत ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स जब आप दोगे तो आपको अपनी प्रॉपर्टीज भी डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। तो वो एक फहरिस्त बन जाएगी कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर सपोज कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अब उसने आज के दिन में जो है वो 10 जगह पे ज़मीन रखी है, 2 जगह पे मकान बनाए हैं, तो क्या करेगा वो? जो प्रॉपर्टी टैक्स देना है तो सारे के सारा तो चिट्ठा सामने आ जाएगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है। फिर उस पे हिसाब भी हो सकता है कि आपने इतनी प्रॉपर्टीज बनाई कैसे। यही बिजनेसमैन के साथ भी हो सकता है, यही प्रोफेशनल के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो इसमें जो ज्यादा दिक्कत करने वाले लोग, वो लोग जो दूसरों को उकसा रहे हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई एजिटेशन की शक्ल बन जाए, वो लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि उनकी प्रॉपर्टीज की गिनती हो जाए। हाँ, डिस्क्लोज हो जाए, गिनती हो जाए कि इतनी प्रॉपर्टीज है। सारे का सारा जो है ये जितना प्रचार किया जा रहा है ये सिर्फ कानून की पहुंच से अपने आप को बाहर रखने के लिए। प्रॉपर्टी का टैक्स देने में जो है कोई बड़ी दिक्कत जो है किसी को हो, मुझे ऐसा लगता नहीं। क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी जो है करोड़ों में है उसको टैक्स जो है 1000 में देना है, जिसकी लाखों में है उसको शायद कुछ 100 रुपए का ही टैक्स लगेगा। तो उसमें कोई बड़ी बात मुझे लगती नहीं। और इस तरह के मेजर्स जो हैं ये होने ही चाहिए, चाहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो तब भी होने चाहिए। क्योंकि लोगों की भलाई के लिए पैसा जो है लोगों से अगर लिया जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखी गई है कि जिस तरीके से ये एसओ आया एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उससे पहले अगर आम लोगों के बीच में इस बात को ले आते पब्लिक डोमेन में कि किस तरह से टैक्स लगने वाला है, अचानक से एसओ आया और आम जनता के बीच में एक भ्रम जैसी स्थिति पैदा होगी, जिसका फायदा शायद अपोजिशन ने उठाया कि उनकी जो नॉलेज अभी नहीं आया, कि उन्होंने बस ये सोचा कि पता नहीं कितना ज़्यादा टैक्स लगने वाला है, उसको लेकर इस चीज़ को बढ़ाया गया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को पहले इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि आम जनता में एक अवेयरनेस हो? देखिए, मैं इस चीज़ पे प्रिंसिपली एग्री करता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए। लेकिन ये बात भी है कि जितनी गवर्नमेंट ने एफर्ट्स की हैं टैक्स को इम्पोज करने के बाद लोगों को, जनता को समझाने में, जनता में विषय लेके जाने में, उससे अगर आधी भी एफर्ट जो है वो टैक्स इम्पोज करने से पहले कर दी होती तो ये जो संशय की जो है स्थिति बनी हुई है ये नहीं होती। लोगों में क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होती और एसओ आने का लोग जो है सारे के सारे स्वागत करते। अ, ये एक मसला है जो कि आमतौर पे काफ़ी इश्यूज पे देखा गया है। जब कोई एक आर्डर गवर्नमेंट से पास हो जाता है, फिर उस आर्डर के आने के बाद रिएक्शन होती है, फिर उस रिएक्शन के बाद जो है वो डैमेज के कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये समझना चाहिए कि इस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए आपको आर्डर के बाद काम नहीं करना है, आर्डर आने से पहले उसकी पृष्ठभूमि बनानी है।
अगर उसकी पृष्ठभूमि बन गई होगी और लोगों को समझ आ गया कि ये काम अच्छा हो रहा है तो उसका सारे स्वागत करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई क्योंकि दिक्कत होगी। ये भी देखा गया है जिस तरीके से बाद में जैसे आपने कहा कि डैमेज कंट्रोल में आई और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ऐसे एक अप्रॉक्सीमेट एवरेज प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कुछ निकाले गए, वैल्यू निकाली गई, तो उसके बाद एक तरह से क्लैरिटी आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा तैयारी की गई। लेकिन तब तक लोगों के बीच में एक वो भय जैसी स्थिति बन गई थी कि जिनकी घर की और ज़मीन की वैल्यूएशन, शायद आजकल तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है ज़मीनों की, चाहे हम आउटस्कर्ट भी क्यों ना चले जाएं, तो पता नहीं उनको लाखों में कहीं देना पड़ेगा। वो वाली स्थिति अभी भी कई जगह बनी हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बाद में स्लैब्स वगैरह आई हैं उससे ये स्थिति काफ़ी हद तक जो है वो लोगों में क्लैरिटी आ गई है कि ये तो कोई खास पैसा नहीं देना है, छोटा मोटा पैसा ही है जो देना है। और इसके फ़ायदे हैं, एक तो आपको इनडायरेक्टली ये पैसा वापस आएगा और मल्टीप्लाई होके आएगा। दूसरा, प्रॉपर्टी टैक्स देने के भी फ़ायदे हैं आपको। आपकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पूरी की पूरी जो है वो सेफ एंड सिक्योर हो जाएंगी। यू विल बी हैविंग द गारंटी दैट आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक प्रॉपर्टी के ऊपर दो आदमी तो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे सकते। तो कई जगह पे प्रॉपर्टी के ऊपर जो है डिस्प्यूट्स हैं, एक आदमी आप अपना दावा करता है, दूसरा दूसरा करता है, और कई जगह तो प्रॉपर्टी जो है पाँच पाँच छः छः लोगों में बिकी हुई है। तो इससे वो भी क्लैरिटी हो जाएगी कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो मल्टीपल क्लेम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये कदम अच्छा है। कदम उठाने से पहले जो थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत थी वो तैयारी नहीं हुई, लेकिन कदम उठाने के बाद जितनी तैयारी ज़रूरत पड़ सकती थी उससे शायद हमने 10 गुना ज़्यादा तैयारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को करते हुए देखा। कुल मिला के आम जनता को ये समझ आ गई। मैंने आपको फिर कहा कि कुछ जो नेतागण होंगे या कुछ जो इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे या कुछ जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी हैं जो अभी भी इसको अपोज करना चाहेंगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वो प्रॉपर्टीज़ की फहरिस्त जो है वो सामने आ जाएगी। उसके अलावा आम आदमी जो है वो इससे खुश है, क्योंकि आम आदमी को लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स देने में जिनके पास ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है उनको शायद टैक्स देना पड़ेगा, जिनके पास छोटा सा घर है, मकान है, उसको शायद टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो स्लैब से ही नीचे आ जाएगा। लेकिन बेनिफिट तो उसको भी मिलेंगे। तो कुछ 100 लोगों को या कुछ हज़ार लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स देना है, लेकिन बेनिफिट जो है वो लाखों लोगों को होना है। तो इसका राजनीतिक तौर के ऊपर हमको नुकसान नहीं है। राजनीतिक तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को इस फैसले का जो है वो बेनिफिट हो सकता है। हाँ, रेशनलाइजेशन जो है इस स्ट्रक्चर की जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और अगर कहीं पे इसका कोई संशय है, जिसको अब जैसे क्लैरिटी में देख रहा था कि तवी के ऊपर जो है बड़ा सा बोर्ड लगा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जो है वो नहीं लगेगा। तो लोगों को पहले ये भी था कि क्या आप गुरुद्वारों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, मस्जिद पे, कब्रिस्तान पे, शमशान घाट के, क्या इनके ऊपर भी टैक्स लगेंगे? क्योंकि जो इनक्रोचर्स की लिस्ट बनी थी उसमें ये अनफॉर्चुनेटली जो है शमशान घाट और कब्रिस्तान और ये भी डाल दिए। तो वो जो संशय की एक बनी हुई थी, उसको दूर तो किया गया है, लेकिन थोड़ा सा काम जो है मुझे लगता है अभी भी करना जो है वो ज़रूरी है। कहीं पे जहाँ पे लोगों को डाउट है तो लोगों को जबरदस्ती उसके ऊपर जो है वो चलाने की कोशिश ना करे एडमिनिस्ट्रेशन, समझाए। ये कोई ऐसी मुद्दा नहीं है कि जिसके ऊपर समझाएंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन प्यार से भी समझाना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक हथियार होता है। हर चीज़ जोर जबरदस्ती से नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कुछ बताया कि जब हम डिक्लेयर करेंगे, लोग ऐसे ऐसे सामने आएंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ है, एक प्रॉपर्टीज़ पर कई लोगों का वहाँ बैठे हुए हैं, क्लियर नहीं हो पाएगा कि किसकी प्रॉपर्टी है, तो वो जो प्रोसेस चलेगी वो अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस हो जाती है, कहीं डिस्प्यूट्स वाला इशू हो जाता है। क्या उस मामले को लेकर भी अब सरकार को थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा ताकि उसमें भी परेशानियां लोगों को ना फेस करनी पड़े कि जैसे अप्रैल से अगर शुरू होता है तो एक प्रॉपर्टी पर अगर एक के नाम है तो बाकियों को। ये तो ज़रूरी है ना, ये तो ज़रूरी है। मैं यही आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूँ कि आपके पास कल ये भी सिचुएशन आने वाली है कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर 10 आदमी जो है कहेंगे कि हम प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, क्योंकि 10 क्लेम हैं। तो गवर्नमेंट के पास इससे निपटने के लिए पहले ही तरीका जो है वो हो जाना चाहिए। ये एक मुद्दा है। इसके अलावा ऐसे कई मल्टीपल इश्यूज हैं जो सामने आएंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेने के वक्त। देने वाले तैयार हैं लेने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट को लेने में भी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उसमें मल्टीपल लिटिगेशंस। सपोज कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में,
दो पार्टीज क्लेम करती हैं कि प्रॉपर्टी हमारी है, तो कौन देगा प्रॉपर्टी टैक्स? जो प्रॉपर्टी टैक्स देगा उसका क्या बेहतर राइट हो जाएगा? तो इस बारे में गवर्नमेंट को चिंता अभी तक कर लेनी चाहिए थी। वो ये सिचुएशन बन जाए और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है कोई तैयारी शुरू हो जाए, बयानबाजी शुरू हो जाए, वो गलत बात होगी। क्योंकि ये भी उम्मीद की जाती है कि सरकार जब कोई नई चीज़ लाती है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स वाला लाया, तो वो कहीं ना कहीं उनके पास जो उनके पहले से जहाँ पे इम्पोज होती है वहाँ से भी बहुत कुछ सीखती है कि वहाँ किस तरीके से ये अप्लाई किया गया है, वहाँ किस तरह से अगर इश्यूज आए उनको किस तरीके से सुलझाया गया है। लेकिन अभी तक जैसे अब अनफॉर्चुनेटली वो होता नहीं। जम्मू कश्मीर में मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि जो भी चीज़ें अच्छी हुई हैं बाकी जगह पे और जो जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू हो रही हैं 2019 के बाद, उनको लागू तो किया जाता है, लेकिन धरातल के ऊपर उनकी क्या ऑब्जेक्शंस हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, लोगों की क्या एस्पिरेशंस है जो कि मीट नहीं होती, उसके बारे में पहले सोचा नहीं जाता। मैं जैसे अगर सपोज कोई एक वेलफेयर लॉ जो है वो पंजाब में अप्लाई करता है, जम्मू कश्मीर में नहीं था, आज आप उसको अप्लाई कर देते, तो पंजाब में और जम्मू कश्मीर में फर्क है ना। आप किसी एक सिचुएशन को उठाते हो, पंजाब की सिचुएशन को जम्मू कश्मीर के ऊपर इम्पोज करते हो, तो आपको यहाँ की फील्ड वर्क का, ग्राउंड वर्क का नॉलेज होनी चाहिए और आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि पंजाब के हालात क्या थे और जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। और फिर आपको ये भी देखना है कि पंजाब में क्या ऑब्जेक्शंस आई थी, उसको भी मीट करना है, लेकिन उसके साथ जम्मू कश्मीर में क्या ऑब्जेक्शन आ सकती है उसके लिए पहले से तैयारी करके रखनी है। तो वो अनफॉर्चुनेटली जो है ब्यूरोक्रेसी में इतना काम जो है वो हो नहीं रहा। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें काम जितना होना चाहिए पहले, मैं इसमें मुझे कहने में दिक्कत नहीं है। कुछ स्टेप्स जो हैं वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही अच्छे लिए हैं, फैसले बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो फैसला इम्प्लीमेंट करने से पहले जो प्रायर ग्राउंड वर्क होना चाहिए, होमवर्क होना चाहिए, वो कहीं होता दिखता नहीं। क्योंकि इसमें लोगों का एक और, जब मैं बात कर रहा था कई लोगों से इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि पहले ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट करप्शन के लिए जाना जाता है, बड़ी मुश्किलें होती हैं वहाँ से काम निकलवाने के लिए। अब ये प्रॉपर्टीज़ के लिए भी जब वहाँ के चक्कर लगवाने पड़ेंगे कि फैमिलीज़ में ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ प्रॉपर्टी नाम करवानी पड़ेगी, तो वो एक नया एक सोर्स खुल जाएगा और इन चीज़ों को करवाने के लिए भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सरकार को भी, जो भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ बेहतर तरीका लाना चाहिए। देखिए, हमने पेपरों के ऊपर तो ये कहा कि हमने डिजिटलाइज कर दिया फॉर्म्स को, सारे रिकॉर्ड को। पेपर्स के ऊपर ये भी कहा जाता है कि करप्शन फ्री रेवेन्यू डिपार्टमेंट अब बन रहा है या बन गया है। पेपर्स पे ये भी कहा गया कि ये जो जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं रेवेन्यू लॉज में, ये करप्शन के अगेंस्ट जो है बड़ा जंग है। लेकिन मैंने फिर आपको वहीं पे लेके आऊँगा कि धरातल पे ये नहीं है, ज़मीन पे ये काम नहीं है। आज के दिन में पहले ये होता था कि फ़र्द कटवाने के लिए पटवारी को पैसे दिए जाते थे, और ये इसमें कोई कहने में या मानने में कोई गुरेज नहीं है कि पैसा जो है वो जगह की वैल्यू के हिसाब से रिश्वत डिसाइड होती थी कि अगर गांधीनगर में प्लाट है तो उसका पर मरले के हिसाब से पटवारी कितना पैसा लेगा फ़र्द के लिए, यही था। वो जो फ़र्द कटवाने के जितने पैसे लगते थे, आज के दिन में जब से ये रजिस्ट्रीज का सिस्टम भी जो है वो रेवेन्यू के पास चला गया, रजिस्ट्री करवाने के लिए भी, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक और जो है वो तरीका निकाला है करप्शन का। रजिस्ट्री करवाने के भी पैसे लगते हैं। पहले रजिस्ट्री करवाने के पैसे नहीं लगते, रिश्वत नहीं लगती थी। आज तो रजिस्ट्री करवाने के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो आपने पहले फर्द के लिए रिश्वत दी, उसके बाद रजिस्ट्री के लिए रिश्वत की, आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए कोई कार्रवाई करनी है उसमें रिश्वत देनी है। तो कागजों के ऊपर हम कानून सरल बनाते जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें कोई कानून सरल बन रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रही है। कागजों पे हम कहेंगे कि करप्शन के अगेंस्ट जो है हमने बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर ली, लेकिन जब तक वो अधिकारी जिसने उसको इम्प्लीमेंट करना है उसके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि मुझे ऑनेस्टी के साथ काम करना है, जिसको ड्यूटी आपने दी है कि उसने डिसऑनेस्टी के अगेंस्ट या करप्शन के अगेंस्ट लड़ना है, अगर वो खुद ही करप्ट है तो वो क्या करप्शन दूर करेगा? तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब तक आप अधिकारियों को, जिनके ऊपर ड्यूटी है, दायित्व है करप्शन के अगेंस्ट लड़ने का, पहले आप उनको सीधा करिए। जब तक वो सीधे नहीं होंगे तब तक जो है ये काम सीधे नहीं हो पाएंगे। बड़ी दिक्कत ये है, बड़ी दिक्कत ये है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो ऊंची पोजीशन पर बैठे हुए हैं, जब उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आता है, उनकी ऑनेस्टी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आता है, तो फिर वो नीचे जो है वो परकुलेट होता है।
नीचे सिस्टम जो है आप ठीक नहीं कर सकते जब तक आप ऊपर का सिस्टम ठीक नहीं करोगे। ऊपर करप्शन चले और नीचे जो है वो करप्शन फ्री समाज बन जाए, वो होगा नहीं। तो इसके बारे में जो है, ये खाली पेपर्स पे काम करने वाली बात नहीं है, पॉलिसीज बना के अपना पॉलिसीज डिक्लेयर करने की बात नहीं है। आपको लोगों को सुधारना पड़ेगा, आपको ब्यूरोक्रेट्स को सुधारना पड़ेगा, आपको सिस्टम ऐसा पेपर्स पे दे दिया करप्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए, लेकिन जिन लोगों को लड़ना है पहले उन लोगों को सीधा होना पड़ेगा जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई करने में आपके सेनापति हैं। जब तक आपका वो सेनापति जो है वो करप्शन फ्री नहीं होगा, करप्ट नहीं हो, ऐसी सिचुएशन नहीं होती, तब तक ये जंग नहीं लड़ी जा सकती। इसी तरह जब आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की है तो एक लेटेस्ट मामला है एसएसबी जेके एसएसबी में जो भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने फॉर्म लगाए हैं कहीं गवर्नमेंट पोस्ट को लेकर, जेके एसएसबी पहले भी एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में रही है कि फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं हो पा रहे, कई तरह के वहाँ स्कैम निकल रहे हैं। अभी एक कंपनी को हायर किया गया है, एपटेक लिमिटेड कंपनी को। एपटेक लिमिटेड कंपनी का जो पास्ट रिकॉर्ड ये है कि कई स्टेट में वो ब्लैक लिस्टेड है, उसको कई पेनल्टीज पड़ी हैं कि सही तरीके से फेयर मैनर से उन्होंने एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए, लेकिन यहाँ की जेकेएसएसबी उनको हायर करती है। और आज भी सुबह बच्चे जो थे कई सौ की तादाद में प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन पर आ गए कि इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए, किसी रिलायबल और ऑनेस्ट कंपनी को दिया जाए, ताकि जब वो एग्जाम दें तो फेयर तरीके से हो जाए। लेकिन इस पर भी सरकार का कुछ, एक चीज समझाइए, जरूरत क्या है किसी कंपनी को हायर करने के लिए पेपर सेटिंग के लिए? तो गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए। क्या आपके पास अपने अपने अपना स्टाफ नहीं है? क्या आपके पास एजुकेशनिस्ट की कमी है? देखिए, आप जब आउटसोर्स करते हो और एक प्राइवेट कंपनी को ये ड्यूटी देते हो कि आप हमारे लिए पेपर सेट करो, तो आप उसमें लूप होल रख देते हो सिस्टम में। एक तो आपको उसको प्राइवेट कंपनी को जो है वो पैसा शायद 50 गुना 100 गुना ज्यादा उससे देना है, जो आप अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स को, वर्किंग जो इन सर्विस ऑफिसर हैं उनको आप दोगे पेपर सेटिंग करने के लिए। और दूसरा, उसमें पिलफरेज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये सिस्टम ही दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है। ये कंपनीज को हायर करना, आउटसोर्स करना एग्जाम्स के पेपर को, दिस इज बाय इटसेल्फ ए फ्रॉड। मैं इसमें किसी एक के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा कि किसने ये फैसला किया और क्या फैसले हो रहे हैं। मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि इस तरह के सिस्टम बनाना कि जिसमें करप्शन के लिए लूप होल रहें, जिसमें पिलफरेज के लिए लूप होल रहें, जिसमें पैसे के लेन देन के लिए जो है वो लूप होल रहें, ये सिस्टम बनाना ही गलत है। सो आई एम ऑफ द व्यू कि ये जितनी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज हायर की जाती हैं, खासकर सिलेक्शन प्रोसेस में, खासकर पेपर सेटिंग प्रोसेस में, पेपर चेकिंग प्रोसेस में, की बनाने की प्रोसेस में, ये सारा सिस्टम ही फ्रॉड है। इस सिस्टम को ख़त्म करके गवर्नमेंट को जो है अपने हाथ में लेना चाहिए। आप अपने ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाओ, आपके पास जो एजुकेशन में हैं, बाकी जगह पे हैं, उन लोगों को इस्तेमाल कीजिए। इससे पहले भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं। ऐसा ही होता रहा है, पहले तो ऐसा ही होता रहा है। ये बीच में एक बार इन्होंने वेवर करके टाटा कंसल्टेंसी को इंगेज किया था एक पेपर के लिए, और उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो उसके बाद प्राइवेट जो है कहाँ कहाँ से आती हैं कंपनीज, दैट इज ए क्वेश्चन मार्क। बट आई एम नॉट रेजिंग एनी ऑब्जेक्शन अबाउट एनी पर्टिकुलर कंपनी। ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, उसके बाद क्या निकलता है क्या नहीं। मैं इस सिस्टम के ही खिलाफ हूँ कि ये कंपनीज जो है, इनको इंगेज जो किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम थोड़ा पॉलिटिकल इस समय सिनेरियो की बात करें तो कांग्रेस भी कई तरीके से जो है बीजेपी पर इस समय हमलावर है। और अभी एक रिसेंट में अगर बात करूंगा, जैसे कि राहुल गांधी बाहर गए थे और विदेश में उन्होंने कई तरह की स्टेटमेंट ऐसी दी हैं जिसको इस समय कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी पर भी क्वेश्चन मार्क लगाए हैं उन्होंने। और ये भी एक क्वेश्चन किया कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है क्योंकि संसद में बोलने नहीं दिया जाता। और चाइना के साथ भी उन्होंने कहा कि वो एक सद्भावना रखने वाली कंट्री है। इस तरह के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? कि देखिए, राहुल गांधी जी देश के हित के खिलाफ स्टेटमेंट विद इन कंट्री देते हैं, आउटसाइड कंट्री देते हैं, उन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं जो भारत के खिलाफ हैं, भारत के साथ युद्ध की स्थिति में हैं, उग्रवादियों के फेवर में बयान देते हैं। ये भी कहते हैं कि हमको तो यहाँ पे मिलिटेंट मिले भी, और मिलिटेंट्स ने हमारे को ये कहा। सेना के ऊपर क्वेश्चन किया जाता है, ये कहा जाता है कि हमारे को रिटायर्ड जनरल ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि ये अग्निवीर जो है, ये पूरी की पूरी योजना जो है ये खराब है, वगैरह वगैरह। डिस्पाइट द फैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया।
ये सारी बयानबाजी जो शायद दुनिया का कोई और कंट्री में कोई आदमी इस तरह का बयान दे तो उसकी जेल में उसको डालना। आज अगर राहुल गांधी इस तरह का बयान देने के बाद भी खुले घूम रहे हैं, ये क्या इंडिकेशन नहीं है कि खुली आज़ादी है, आप कुछ भी बोलो, आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलो, आपको आज़ादी है, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलो, आपको आज़ादी है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राइडर भी है। अगर हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, तो उसमें कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आप देश के हित के खिलाफ नहीं बोल सकते। जैसे ही आप देश के हित के खिलाफ बोलते हो तो दैट इज़ एन ऑफेंस। तो मुझे लगता है कि जितनी आज़ादी भारत में है अभिव्यक्ति की, शायद ही दुनिया का कोई और कंट्री होगा जिसमें ऐसी है। अगर राहुल गांधी जी भारत की जगह पाकिस्तान में पैदा हुए होते और सोचते कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ या पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के खिलाफ इस तरह के बयान दें और उसके बाद खुले घूमें, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। तो ही इज़ लकी दैट ही इज़ born to Indian parent, इंडियन फादर, एंड आई थिंक उसका वो नाजायज़ फ़ायदा लेते हैं। राजनीति करनी है तो आप राजनीति में कोई भी बयानबाजी कीजिए राजनीतिक, उसका स्वागत है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की कुछ वर्किंग में, कुछ पॉलिसीज़ में कुछ कमी है और आप उसको बेहतर एक विकल्प लोगों को देना चाहते हो, तो उस विकल्प के ऊपर बात कीजिए। लेकिन देश के हित के खिलाफ बात करना, और मुझे तो समझ नहीं आती कि राहुल गांधी जी जैसे ही इंडिया के बाहर जाते हैं तो उनका वो रूप सामने आ जाता है कि वो भारत के अगेंस्ट बात करना शुरू कर देते हैं। ये किस तरह का नेता है जिसको आप कांग्रेस वाले प्रोजेक्ट करते हो कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट टॉकिंग अगेंस्ट द कंट्री वाइल आउटसाइड द कंट्री, पूरी दुनिया में वो क्या क्या बताना चाहते हैं भारत के बारे में? एक तरफ से मोदी जी पूरे भारत का मान जो है वो बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में आज विश्व गुरु हैं, G20 में हम लीड कर रहे हैं उसको पूरी दुनिया में। जब जहाँ जहाँ पे मोदी जी गए हैं और जहाँ पे वो नहीं भी पहुँच पाए, वो सभी जगह पे भारत का एक अलग जो है वो चरित्र जो है वो बन गया है। और इस को देखते हुए कि भारत की स्थिति जो है वो साल 2014 के बाद की अगर आप बात करें तो उसका ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर बढ़ गया। मुझे लगता है कि ये हताशा की दृष्टि है। उनको लगता है कि शायद जो उनके दादा, नाना, उसकी दादी, उसके पिताजी जो नहीं कर पाए, तो वो मोदी जी ने छोटे से कालखंड में ही कर दिया। तो वो हताशा है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं। भारत जोड़ो यात्रा की एक मोमेंटम जो कहा जाता है कि बना, उसके बाद फिर से एक नई उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। तो कहीं ऐसा है, लग रहा है कि शायद उनको कि मोमेंटम वो खत्म हो गया, एक नया मोमेंटम शुरू किया जाए मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ और ये भी उस तरीके से चले। देखें, अब कांग्रेस के हाथ के साथ कोई हाथ नहीं जुड़ रहा है, तो ये स्लोगन से हाथ के साथ हाथ जोड़ने की भारत जोड़ो यात्रा भी जो राहुल गांधी जी ने, मुझे तो लगता है कि व्यर्थ ही जो है उन्होंने अपना वक्त अपना भी ज़ाया किया और कांग्रेसियों का भी ज़ाया किया और रिसोर्सेज भी ज़ाया किए। उसका कोई धरातल पे फ़ायदा जो है वो कांग्रेस को हुआ नहीं। जब तक वो कांग्रेस की स्थिति को न समझें, जब तक कांग्रेस की अंतर कला को न समझ के एड्रेस न करें, जब तक वो कांग्रेस के अंदर की लड़ाइयों को नहीं निपटाएं और कांग्रेस एक यूनिट के रूप के ऊपर खड़ा न करें, तो कोई यात्रा कर लें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में भी आए, लखनपुर से एंटर किए, कश्मीर तक पहुंचे, श्रीनगर तक गए, दिल्ली चले भी, कुछ लोग जो है उनके साथ चले, 1000 2000 3000 बंदा तो पीछे से चल ही रहा था साथ में। स्लोगन्स भी हुए, अखबारों में भी कवर हुआ। लेकिन मुझे बताइए कि इस पूरी यात्रा में जो इतने दिनों की जम्मू कश्मीर में सिर्फ बात कर रहा हूँ, क्या कोई बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को हुआ? क्या कांग्रेस के अंदर का जो मनमुटाव है, जिसमें वकार साहब जो है वो अलग साइड पे खड़े हैं, G.A. मीर साहब अलग साइड पे खड़े हैं, रमन भल्ला जी तीसरी साइड पे खड़े हैं, जो कांग्रेस को छोड़ के गए और फिर वापस कांग्रेस में आ गए, उनका चौथा ग्रुप है। ये सारे के सारे जितने ग्रुप बने हुए हैं कांग्रेस में, जम्मू कश्मीर में और भी हैं ग्रुप्स, ये तो 10 12 15 ग्रुप बन गए हुए। कांग्रेस एक छोटी सी पार्टी जिसका शायद एग्जिस्टेंस जो है पॉलिटिकली अब उतनी है भी नहीं। लास्ट इलेक्शन में भी दे कुडंट विन एनी सीट।
और आगे आने वाले टाइम पे भी उनकी यही हालत होने वाली है। बावजूद इसके 10-12 छोटे छोटे ग्रुप्स कांग्रेस में बने हुए हैं। अगर राहुल गांधी वाकई ही बड़ा नेता होता तो उनको चाहिए था कि कम से कम 1 दिन 2 दिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बैठ के अपनी पार्टी की अंतर कला को समझते और दूर करने की कोशिश करते। ये किस तरह का नेता है? आता है एंड फ्लीटिंग विजिट है, यात्रा की और वापस उठ गए। और लड़ाइयाँ जो घर में बड़ी हुई हैं वो वहीं की वहीं हैं। देखिए, मैं घर का अगर मुखिया हूँ, मेरे घर में मेरे बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रीज़न कोई भी हो, मैं उसको एड्रेस ही नहीं करता हूँ। मैं घर में आता हूँ, सैर शैर करता हूँ, घर में खाना शाना खाया और वापस निकल गए। तो मेरी पीछे लड़ाई तो वहीं पड़ी रही। मेरा परिवार मजबूती के साथ कहाँ से खड़ा हुआ? तो कांग्रेस में राहुल गांधी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस कभी भी फल फूल नहीं सकती, क्योंकि राहुल गांधी डजंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि घर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए घर को पहले एक होना पड़ेगा। रेदर टू माई अंडरस्टैंडिंग, अगर राहुल गांधी जी का ग्राफ देखें तो वो खुद ही जो है वो प्रॉम्प्ट करते हैं। अलग अलग स्टेट में कुछ लोग जो हैं वो राहुल गांधी जी के लाइलिस्ट हैं, कुछ लोग जो हैं वो पुराने लोग हैं जिनको कॉर्नर किया जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद साहब हो गए, इस तरह के बाकी भी काफ़ी लोग हैं। तो जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल कहीं पे भी खतरा नहीं है। हमारे साथ कोई कंपटीशन नहीं है। कांग्रेस का कंपटीशन जो है वो राहुल गांधी के साथ है। ही इज एनफ टू डिफीट कांग्रेस एनीवेयर। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो इलेक्शंस के भी ऐसे कई संकेत आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आने वाले कुछ महीने में हो सकते हैं विधानसभा के। तो एक तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या उम्मीद रख रहे हैं कि इस बार इलेक्शन हो जाएंगे विधानसभा के, और अगर इस तरह के कुछ इंडिकेशंस को लेकर जो बीजेपी ने एक लक्ष्य बनाया है कि 50+ का, ताकि बीजेपी का ही जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में हो, उसको लेकर किस तरह की आप उम्मीद रखते हैं और तैयारी है? देखिए, एक चीज़ है कि खाली स्लोगन बनाना, दूसरा है कि स्लोगन को रियलिटी में कन्वर्ट करना। व्हेन भारतीय जनता पार्टी सेज 50+, सो बड़े लोग जो हैं जो रियलिटी को नहीं समझते वो कहते हैं जी नहीं 50+ कहाँ से होगा जी, आप तो 43 तो टोटल सीट्स हैं जम्मू में, 47 तो कश्मीर में हैं, आपको सीट्स कहाँ से मिलेंगी? और फिर ऐसे लोग जो हैं वो मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, बनता उनका अपना है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के बाद, या आप अगर 2014 की ही बात करें, सो साल 2014 के बाद जब हमारी कोलिशन गवर्नमेंट बन गई जम्मू कश्मीर में 15 से, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो कश्मीर घाटी में उसकी कोई खास एग्जिस्टेंस थी नहीं। पॉलिटिकली मैं बात करता हूँ, आइडियोलॉजिकली थी, पॉलिटिकली नहीं थी। 2014 के इलेक्शन जो हमने लड़े भी कश्मीर घाटी में, 1-2 सीट्स को छोड़ के बाकी जगह पे जो है वो सीरियस कंटेस्ट जो है वो था नहीं। लेकिन हमारी कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान और उसके बाद ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तेज़ी के साथ अपना काडर जो है वो कश्मीर घाटी में बनाया है। आज के दिन में कश्मीर पूरी घाटी में अगर आप चक्कर लगा लें तो जो प्रोग्राम पार्टीज़ के होते हैं, उन पार्टीज़ के प्रोग्राम में अगर ग्राउंड के ऊपर किसी पार्टी के वर्कर जो है वो मूव होते दिखते हैं आपको, तो वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। नंबर कौन सी जगह पे कितना है वो वेरी कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वर्कर घाटी में सिर्फ ऐसा वर्कर है जो बाहर आने में जिसको एतराज़ नहीं है, गुरेज नहीं है, खतरा भी लेता है, रिस्क भी उठाता है, लेकिन फिर भी बाहर निकलता है। 15 अगस्त में हुआ, 26 जनवरी में हुआ, सारे के सारे लोग बाहर आए सेलिब्रेट। वो कश्मीर जहाँ पे ज़्यादा लोग 15 अगस्त वाले दिन जो है वो घर में बैठे रहते थे, तिरंगा लेके बाहर नहीं निकलते, अब कश्मीर बदला। 15 अगस्त को कोई जम्मू से लोग नहीं जा रहे हैं, बाकी भारत से लोग नहीं जा रहे, कश्मीर का लोकल आदमी हजारों की तादाद में तिरंगा उठा के बाहर जब सड़क पे निकलता है, तो दैट इज एन इंडिकेटर कि भारतीय जनता पार्टी ने मौके के ऊपर कितनी जो है वो पैठ बनाई है। और कितने लोग, ये लोग कौन है जो बाहर निकल रहे हैं? ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार है तिरंगे के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। बाकी पार्टियों का भी स्वागत है, आप भी कीजिए अपने काडर को। क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी नहीं 15 अगस्त को अपने काडर को बाहर निकालती तिरंगा झंडा लेके? अब ये तो उनको सोचना है। और कुछ इलाके ऐसे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ट्रेडिशनली
जम्मू में उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो जीतने की पोजीशन में आती। उन्हें पुंछ डिस्ट्रिक्ट के हो गए, रजौरी की कुछ सीट्स हो गई, बाकी जगह पे तो हमने परफॉर्म किया ही था अच्छा। लेकिन वो भी पिछले 5-6 साल 7 साल से जो जिस तरह की राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी मजबूत इनरोड्स जो है उन इलाकों में भी बनाई हैं जिन जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की वो एग्जिस्टेंस जो है उस हिसाब से पॉलिटिकली नहीं थी। ये धारणा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्राइमरीली हिंदू समाज की पार्टी है, वो धारणा भी अब जो है वो ध्वस्त हो गई है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हिंदू समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या संघ हो, अब वो अ, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको ये समझ आ गया कि पिछले 70 साल से जो हमको बताया जा रहा था स्थिति जो है वो है नहीं, यहाँ तो सभी अपने भाई हैं। तो मुझे लगता है कि 43 सीट्स जो जम्मू प्रोविंस की हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स ऑलमोस्ट मैक्स मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से कंप्लीट और मे बी अराउंड 40 या 38 और समथिंग लाइक दिस, वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कन्विंसिंगली जो है वो जीत सकेगी, जीतने की पोजीशन में आज है, ऐसा हमको लगता है। मतलब कहीं ना और कहीं उसके लगता है कि अलावा कहीं ना कहीं लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी, जैसे आप कह रहे हैं कि पहली बार जो है वो वैली से भी इस बार हमको सीट्स ले। हमको उम्मीद है कि घाटी से भी हमको जो है वो सीट्स मिलेंगी और अच्छी खासी सीट मिलेंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी घाटी में डबल फिगर में पहुंचती है तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी। ये जो हमारी असेसमेंट है उसके हिसाब से हम डबल फिगर में घाटी में पहुंच सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि 50+, तो दैट इज समथिंग विच इज रियलिस्टिक। ये कोई खाली हवा में बात करने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है जैसे राजनीतिक स्थिति बदल रही है जम्मू कश्मीर की, और लोगों को ये इस चीज़ का एहसास है कि 2019 के बाद जो है माहौल बदला है पॉजिटिविटी की तरफ, ये ठीक है। मैं इसमें मुझे ये भी मानने में एतराज़ नहीं कि 2019 के बाद लोगों की उम्मीदें जो हैं वो पूरी आसमान के ऊपर थी कि सारा कुछ रेडिकली चेंज हो ही जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम लगना भी है। देखिए, रेडिकली आप चेंज करोगे, करने की कोशिश करोगे, तो फिर वो हालात टकराव वाले हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बन जाए, उस गवर्नमेंट बनने के बाद उन सारी चीज़ों का जिनका प्रोमिसेस भारतीय जनता पार्टी ने किया था 2019 के पहले कि 370 खत्म होने के बाद ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, हमको बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो सारे बेनिफिट जनता को देने हैं। देखिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम करना और ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का काम करना जो है उसमें फ़र्क होता है। आज के दिन में कहने को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कहने को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंटर की है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन बावजूद इसके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी कार्य प्रणाली और पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कार्य प्रणाली में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भारतीय जनता पार्टी will be in a position to form the government in Jammu and Kashmir union territory on its own। और मुझे लगता है कि ये होने के बाद इसकी भी बड़ी ज़्यादा प्रबल संभावना है कि स्टेबिलिटी जम्मू कश्मीर में आएगी। और जब जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और पॉलिटिकल सिनेरियो बदलेगा, सिक्योरिटी सिनेरियो और बदल जाएगा, तो वो जिसका प्रॉमिस है कि जम्मू कश्मीर वापस राज्य बन जाएगा यूनियन टेरिटरी के बाद, यूनियन टेरिटरी की वजह, वो मुझे लगता है कि वो भी हकीकत में जो है वो हमको बड़ा ज़्यादा इंतज़ार उसके लिए, सपने के लिए नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी आसार इस समय लग रहे हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी प्रोसेस भी कंप्लीट कर ली है, चाहे डिलिमिटेशन की हो या इलेक्टोरल रोल की रिवीजन्स को लेकर हो। तो ऐसे में क्या कितने आपको आसार प्रबल नज़र आ रहे हैं कि इस साल विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव करवाने में जम्मू कश्मीर में अब कोई विलंब होने की कोई माकूल वजह है नहीं। सिक्योरिटी के हालात भी बाय एंड लार्ज जो है वो इस तरह के हैं कि अब इलेक्शन यहाँ पे आसानी से हो सकता है। कोई बड़ी कोई चेंज आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होते हैं उसकी एक विंडो पीरियड होता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, क्लाइमेटिक पोजीशन ऐसी है कि यहाँ पे आपकी विंडो जो है वो या तो मार्च टू मई होती है, या फिर आपको अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, क्योंकि बीच में जो है जब बर्फ़ गिर जाए
तो फिर इलेक्शन जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, और बीच में अमरनाथ यात्रा जब पीरियड वो होता है, वो 1.5-2 महीने का पीरियड जो है, या उससे पहले की थोड़ी तैयारी का और थोड़ा बाद का, उस पीरियड में भी यहाँ पे इलेक्शन जो है वो करवाना दिक्कत की बात हो सकती है सिक्योरिटी सिनेरियो के हिसाब से। तो ये दो विंडो पीरियड्स जो हैं वो एक यहाँ पे हो सकते हैं। एक विंडो पीरियड वो है जो अभी चल रहा है, जो अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो इस विंडो पीरियड में भी इलेक्शन हो सकते हैं। इफ इलेक्शंस कैन स्टार्ट इन अप्रैल एंड एंड इन मई, दैट आल्सो इज अ पॉसिबिलिटी। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली शायद वो अभी मुश्किल लगता है नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है मोदी जी के होते हुए। लेकिन सेकंड विंडो पीरियड इसी साल में है, जिसमें कन्वीनियंटली जो है वो इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। लास्ट इलेक्शन भी जो है उसी विंडो पीरियड में हुए थे 2014 में। तो आई एम वेरी होपफुल कि देयर शुड बी इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी कि इसको दोबारा डेफर किया जाए या इसको आगे बढ़ाया जाए। उसका मुझे लगता नहीं है कि उसकी मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जैसे एक भारतीय जनता पार्टी की उनका एक लक्ष्य ये भी है कि पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री होगा। क्या लग रहा है कि कोई ऐसे मुख्य चेहरे यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन्हें ये मुख्यमंत्री पद जो है मिल सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री तो जम्मू कश्मीर का ही होना है, बाहर से तो कोई आएगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में आएगी, ऐसी हमारे को उम्मीद से ज़्यादा है। दैट इज़ व्हाट वी हैव वर्कड फॉर एंड व्हाट वी हैव वर्कड आउट आल्सो। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली ऐसी है कि कुछ जगह पे छोड़ के, यूपी को छोड़ दीजिए, नेशनल इलेक्शन होते हैं तो मोदी जी को जो है आप अलग गिनती में गिनते हैं, इसी तरह एक आध स्टेट ऐसी होगी, गुजरात में भी ऐसा नहीं होता। वी डोंट गो विद ए फेस, प्री डिक्लेयर्ड फेस कि ये हमारा फेस है चीफ मिनिस्टर, ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी फॉलो नहीं करती है। कुछ जगह पे ऐसा है क्योंकि उन नेताओं का कद उतना बड़ा है कि उनके नाम के ऊपर इलेक्शन लड़े जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ती है पार्टी के नाम के ऊपर, मोदी जी के नाम के ऊपर, पार्टी के नेतृत्व के नाम के ऊपर। तो अभी भी जो रिसेंट इलेक्शंस भी हुए हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट प्री डिक्लेयर करके इलेक्शन नहीं लड़ती है नॉर्मली, कुछ एक्सेप्शन के साथ। और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि हु इज़ द बेस्ट पर्सन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन टू बिकम चीफ मिनिस्टर। मैं आपको ये बताता हूँ, उसमें उस आदमी का अपना कद कितना है, उसकी राजनीतिक जो है अप्रोच कितनी है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा ब्लॉक है, ये मैटर नहीं करता। नतीजे आने के बाद पूरी समीक्षा की जाती है कि जो राजनीतिक स्थिति बनी है इलेक्शन के बाद, उस स्थिति से निपटने के लिए हु इज द बेस्ट सूटेड पर्सन। और हमारे पास तो एग्जांपल है हरियाणा की, मनोहर लाल खट्टर जी ने तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत के जब आती है तो जीतने के बाद ये समीक्षा की जाती है कि इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी को कंसोलिडेट अगर करना है हरियाणा में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाना है तो कौन सा आदमी है जो काम आएगा। तो डिसाइड किया जाता है कि एक ऐसा आदमी जिसने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, जो बाहर बैठा है, जिसको उम्मीद भी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट में आऊंगा, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में चेहरों के ऊपर राजनीति नहीं होती, राजनीति में चेहरे जरूर होते हैं, चेहरों में राजनीति नहीं होती। आई डोंट थिंक अगर कोई आदमी ये सोचता है कि पर्सन ए इज द कैंडिडेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी फॉर चीफ मिनिस्टर और पर्सन बी, तो वो कोई ठीक सोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सोच वैसी नहीं है। अगर आप बात करें कि whether we have the persons available to us who can lead the party after the formation of the government, yes we have. There may be many persons, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी राजनीतिक जो है वो सोच है जो पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास ऐसे आदमी भी हैं जिनका राजनीतिक एक्सपीरियंस है। हमारे पास ऐसे आदमी भी हैं जो कि समाज के लिए सोचते हैं, जिनकी समाज में एक अलग से पहचान है और समाज उनकी तरफ देखता है कि हमारे लिए काम करेंगे। तो कुल मिला के
Bharatiya Janata Party has got the talent. There are many persons who can be considered for the post of chief minister in the government is formed, and इलेक्शन पहले होने दीजिए, उस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो है इसके ऊपर पार्टी की समीक्षा होती है और हाईएस्ट लेवल पे होती है। ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर डिसाइड होता है। इट इज़ नॉट ए पार्टी लाइक जो परिवार चलाते हैं। देखिए, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्री डिसाइडेड होता है कि फारूक साहब जो है चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उमर साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तीसरा कोई आदमी ही नहीं है। अब फारूक साहब को डिक्लेयर किया जाता है जी फारूक साहब बनेंगे, तो फारूक साहब को कौन हटा सकता है? अगर पार्टी उनकी गवर्नमेंट में आ जाए तो उमर अब्दुल्ला ही हटाएगा, जैसे उन्होंने हटाया था पिछली बार भी। फारूक साहब से पूछा गया इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, पत्रकार ने पूछा एम आई टॉकिंग टू द फ्यूचर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ही सेड यस। और शाम तक जो है उनका तख्ता पलट गया, क्योंकि शाम तक जो है उमर साहब जो है उन्होंने पटकनी दे दी। पीडीपी में अगर देखें तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट महबूबा के अलावा कोई है नहीं। यहाँ पे छोटे छोटी पार्टीज हैं, जैसे डोगरा स्वाभिमान संगठन है, तो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन हो सकता है? तो लाल सिंह जी हो सकते हैं। एकजुट में कौन हो सकता है? तो उसमें भी क्लियर है। सो जो पार्टीज जो हैं वो व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष चलाते हैं, उनमें चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वो उसी एक या दो बंदों के बीच में से होगा। बट द पार्टीज विच आर रन बाई आइडियोलॉजी, नॉट बाई द पर्सनैलिटीज, विच आर रन बाई आइडियोलॉजी, उसमें चीफ मिनिस्टर की सिलेक्शन की एक अलग से प्रक्रिया होती है। मुझे लगता है कि वो शायद जनता की फेवर में भी वही बात है। स्टूडियो के साथ बातचीत करने के लिए बहुत थैंक यू।